कि आज पर्यावरण दिवस है। जो मुख्य अतिथि हमारे हैं श्री VS दुबे सर, उनका पूरी टीम की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद और शुभकामना सर। जो पूर्व में पटना के भी DM रह चुके हैं और बिहार में भी यहाँ पे आके हम सबका हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में शिवजी कुमार, वरीय योग प्रशिक्षक, भैया प्रभारी पतंजलि बिहार राज्य के प्रदीप सर का भी स्वागत करते हैं। तो सभी का स्वागत करते हुए अब हम चाहेंगे बैठे बैठे स्वागत करेंगे। अरे सब पैसा बचा के दान पुण्य में लगाइए, अपने क्लब में लगाइए, ये सब पैसा वेस्ट मत कीजिए। पर्यावरण लेकर एक पॉलिसी लीजिए, ये सब पैसा आना, इससे रोजी रोटी पर प्रभाव ये सिर्फ मनुष्यों पे नहीं, पशु पक्षियों पे भी पड़ रहा है। जन ही नहीं देता है बल्कि हमें फूड भी देता है, पशु पक्षियों को भी फूड देता है, शेल्टर भी देता है। तो एक कई तरह से हमें मदद करता है और इसकी ज़रूरत है वातावरण को किस तरह अल्ट्रावायलेट रेस से जो कम करता है। बारिश जब होती है तो उसमें फ्लड की आशंका को कम करता है, अपने रूट तक पानी को ले जाता है से लेके। तो कहें तो अनेकों तरह से पेड़ पौधे हमारी लाइफ में मदद करते हैं और सिर्फ पशु मनुष्यों को इनमें शामिल हैं और एक संगठन है सर ये पूरी तरह से। और हम लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा जो बीमारियां हो रही है, हम इस बीमारियों से कैसे निजात पा सकें, यही सबसे बड़ा इसका लक्ष्य है, यही इसका उद्देश्य है। हम लोग जो एक्सरसाइज प्रायः कराते हैं वो मुख्य तौर पर पूरा एड़ी से चोटी तक का एक्सरसाइज होता है। साथ में हम लोग शामिल करते हैं इसमें एक्यूप्रेशर भी शामिल करते हैं। और जो पौधे कट रहे हैं या जंगल की जो कम हो रहे हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। और अब तो देखें कि स्कूलों में भी सिलेबस के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो खास सर हैं, गजेंद्र सिंह हैं और सभी भी जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, कहीं ना कहीं हम अपने तो स्वस्थ रहने का प्रयास करते ही हैं, समाज को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ भारत की कल्पना लेकर सभी को प्रेरित करने का लिए यहाँ पे। तो आज के इस कार्यक्रम में प्रति आभारी भी हैं और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं और यहाँ जितने लोग हैं वो हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं सर। तो एक थोड़ा सा ये ब्रीफ चर्चा करते हुए हम सर चाहेंगे कि आज का जो किताब एक मार्गदर्शिका लिखी हुई है आप लोग के कर कमलों के द्वारा, तो अभी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है और ये सार्वजनिक तौर पे आज समूह के पास जाएगा। मुख्य तौर पर कैसे एक्सरसाइज करना ये सबको पता है ना, ठीक है। आप हटिए ना विनोद जी, विनोद जी आप। तो अब पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है और हमें बहुत आज खुशी हो रही है कि जो साल की एक मुहिम हम लोग लेकर के चले हैं और ये साक्षात सपना था जिसको हम लोग अब आगे की ओर सपना को पूरा करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो अब हम हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो उपस्थित यहाँ मंच पर आदरणीय उदय बाबू और उनका नाम स्मृत नहीं, हाँ, सबका हृदय से और जो भी उपस्थित है यहाँ सबका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और देखिए स्वास्थ्य के मुख्य 3 स्तंभ हैं, उसमें पहला तो अपनी दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। बाहर का कोई भी चीज़ आपको तभी फायदा करेगा जब आपकी दिनचर्या ठीक हो। कभी 5 बजे उठ गए, कभी 6 बजे उठे, कभी 7 बजे उठे, कभी न खाने का ठीक टाइम है, न सोने का ठीक टाइम है, न उठने का ठीक टाइम है। तो अगर दिनचर्या नहीं ठीक है तो स्वास्थ्य की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है खान पान। दिनचर्या ठीक है लेकिन खान पान ठीक नहीं है
हितभुक और मितभुक का ध्यान नहीं है। संक्षेप में ही बता रहा हूँ, विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। तो अगर इसका ध्यान है, जैसे गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना। लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन अभी प्लास्टिक बना हुआ है। आप देखिए कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां आप भ्रमण करते हो और वहां प्लास्टिक का अंबार नहीं दिखता हो कचरे पर। और वो उससे कैसे बचना है इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, लोग जानते भी हैं। लेकिन एक आदत है अपनी कि हम बाज़ार जब जाएंगे तो थैला लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि मिल जाता है उधर कुछ और बाद में उसको कचरे पे डाल देते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन इसको यदि जीवन में आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो स्वस्थ भारत की जो कल्पना है उसको हम लोग साकार कर सकते हैं। और एक एक व्यक्ति को यह संकल्प लेना है कि हम अपने आसपास कैसे भी हो उसमें थोड़ा अपना योगदान देंगे। आदमी का ईगो उसको हमेशा रोकता है कोई अच्छा काम करने से, कि हमको कोई कहेगा तब ना करेंगे। तो अच्छा काम करने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, आदरणीय पर्यावरण दिवस आज के लिए बहुत ही आवश्यक हो चुका है पर्यावरण को बचाना। और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पिछले दशक में जंगलों की सफाई, शहर का विकास, हजारों पौधों को बर्बाद कर दिया गया। आज ये इतनी कमी हो चुकी है कि वातावरण ग्रीन इफ़ेक्ट जो है वो होने की वजह से सारा ओजोन लेयर जो है सो ख़त्म हो रहा है और हम लोग अब इंफ्रारेड रेडिएशन से जो है सो जल रहे हैं। और अगर इसको हम पर्यावरण को धीरे टेम्परेचर जो है सो 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिसमें कि जीव जंतु को जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पौधा लगाना पर्यावरण दिवस में सबसे बड़ा मैसेज है कि आप जितना हो सके, जैसे हो सके, आप पौधा ज़रूर लगाइए और जितना पौधा लगा सकिए लगाइए। और वैसे लोग अगर मान लीजिए किसी को पौधा नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम अपने आसपास के पौधों का संरक्षण कीजिए, कि लगाया हुआ किसी का भी लगाया हुआ आप उसको 1-2 पौधे को अडॉप्ट कर लीजिए और उसको संरक्षण कीजिए कि वो किसी तरह से डैमेज नहीं हो, किसी तरह से वो बर्बाद नहीं हो, जिससे कि ओजोन लेयर जो है सो हमारा फिर से जो है सो दुरुस्त बने। इसलिए पौधा लगाइए, हमारा बस यही मैसेज है कि जितना हो सके पौधा लगाइए और पौधे को संरक्षण कीजिए, पौधे को किसी तरह से डैमेज नहीं होने दीजिए। तो बस इतना ही मैं कहूँगा पर्यावरण दिवस पर कि पौधा लगाइएगा, विश्व जो है धीरे धीरे फिर हम लोग अपने बैक हो जाएंगे। सम्मेलन के प्रधानमंत्री नारायण साहब, पांडे साहब और इस स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आयोजनकर्ता, उपस्थित भाइयों बहनों मित्रों, स्वस्थ भारत आप लोग पहले भी जानते होंगे कि प्रथम सुख काया, ये शरीर जो है ये प्रथम सुख है। इससे सबसे पहले यही शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो आपका मन, बुद्धि, वचन, कर्म जितने भी हैं, समाज, परिवार, सबको आप सहयोग करेंगे, सबको भी आगे बढ़ाएंगे। और अपने अगर शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो आपको किसी को प्रति ध्यान देने की बात ही नहीं रहती है। और पर्यावरण में आज के समय में देखते हैं पानी भी अशुद्ध है, हवा भी अशुद्ध है और अन्न भी अशुद्ध है। जितने भी अन्न आप खा रहे हैं, चाहे वो चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, सारे पर प्लास्टिक का और जहरीला पदार्थ हो गया है और पानी भी आपको प्रदूषित है। तो मनुष्य के लिए, जो मानव जाति के लिए है, ये अन्न, जल और हवा, ये तीनों का हमारे बड़े बड़े साहित्यकार रहे हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और आपको बतला दें इनके बारे में कि जब इनके घर पर हमने पहुंचा तो 3500 पुस्तकों की लाइब्रेरी, आधा में ईश होते हैं और आधा में पुस्तकें होती है।
ये आश्चर्य की बात है। और अभी भी इनकी लेखनी उतनी आज विश्व पर्यावरण दिवस की अवसर पर आयोजन हुआ। तो जान के आश्चर्य होगा कि विश्व पर्यावरण की ओर जो दृष्टि आज आपकी गई है, उस ओर दृष्टि हमारे महापुरुषों की, हमारे ऋषि मुनियों की वैदिक काल में ही गई, वैदिक काल से ही गई। पर्यावरण की रक्षा के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, उन तत्वों का विशद विवेचन वेद में, उपनिषद में मिलता है। मैं एक आध उदाहरण आपको दूंगा। ऐसा माना गया है कि मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए, मनुष्य के स्वस्थ जीवन जीने के लिए उन सब तत्वों की आवश्यकता होती है जो प्रकृति हमें देती है, जो स्वतः हमें प्राप्त होता है। अगर उसमें हम कुछ मिश्रण करते हैं, कुछ मिलाते हैं बाहर के तत्व, तो वे आकर हमारे लिए विष का काम करते हैं और वह विष हमारे लिए घातक होता है। ऐसा जब बताया, प्लास्टिक उसमें से एक चीज़ है और इस तरह की और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, विषाक्त चीज़ें, जो अपमिश्रण बहुत खान पान में अपमिश्रण होता है। साहित्य में भी ईश्वर लोगों का ध्यान दिया था और महान साहित्यकारों ने, संस्कृत महान पंडितों ने, वेद के ऋषि मुनियों से लेकर के लौकिक साहित्य के लोगों ने जो रचनाएँ की, कविताएँ लिखी, काव्य लिखे, काव्य का सृजन किया, महाकाव्य का सृजन किया, उन सबों में उन लोगों ने प्रकृति के इन तत्वों को जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा के लिए हमारा ध्यान दिलाया। इसलिए अगर जब ध्यान में उन लोगों ने स्थिर किया कि महाकाव्य क्या है, काव्य क्या है, कविता क्या है, उसमें कविता में क्या होनी चाहिए, महाकाव्य में क्या होना चाहिए, जो भी जिन जिन जो लोगों के साहित्य में आवश्यकता होती है, उनमें उन लोगों ने किसी न किसी तरह से पर्यावरण रक्षण के संसाधनों की चर्चा जरूर की। पर्यावरण के संसाधन क्या हो सकते हैं? पहाड़, पर्वत, पेड़, नदियाँ, ये सब सारी चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, वे सब प्रसाधन के संसाधन हैं हमारे पर्यावरण के रक्षा के लिए। तो सब अब कहा गया है कि वही काव्य जो है श्रेष्ठ है, जिसमें नदियों का वर्णन हो, नगरों का वर्णन हो, प्रकृति के चित्रों का, बाग बगीचों का वर्णन हो, पेड़ों का वर्णन हो, आदि आदि। इस तरह और भी जैसे और तत्व हैं, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। दूसरी बात, जैसा मैंने वेद की आपने चर्चा की, वेद में तो महान पाप माना गया है पेड़ों को काटने, पेड़ों का काटना, पेड़ लगाने की प्रकृति ने आपको पेड़ लगाने का दायित्व सौंपा। आपको उसको प्रकृति ने दिया है, उसकी रक्षा करने के लिए आपको बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए हैं, आपको वह काम करना है। एक जगह है, मैं बताऊँगा आपको, ऋग्वेद में, सर ऋग्वेद में आया है, वनस्पति हम शास्त्रीवेद ही मते सुरो सखा कहना क्रिवा आदते एवं है और उसे वर्जित कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि जैसे बाज जो है पक्षी जब उड़ते उड़ते दूसरे पक्षियों को पकड़ता है तो सबसे पहले उसका गला मरोड़ देता, और गला मरोड़ने के बाद तब उसको मारता है, पूरा अपने खाद्य लायक उसे बनाता है। वेद में, ऋग्वेद में कहा गया कि वह जिस तरह कष्ट भोगता है, कष्ट दे करके मारता है, तुम जो पेड़ पौधे के प्रति व्यवहार करते हो, काटते हो, उसकी पूजा नहीं करते हो,
या उसके पालन पोषण नहीं करते हो तो तुम ऐसा ही कष्ट देते हो जैसा बाज कष्ट देता है उन पक्षियों को कि पहले गला मरोड़ता है फिर उसे मारता है। तो तुम्हारा पेड़ पौधे के प्रति इस तरह का जो आज का व्यवहार हो रहा है वह वैसे उसी बाज के समान है। तुम बाज के समान ही पेड़ों को कष्ट दे रहे हो। पेड़ को भी उतना ही कष्ट होता है जितना कष्ट मनुष्य को होता है। हमारे यहाँ की शोध क्या किया गया, जगदीश चंद्र बसु आदि किसी ने किया कि मनुष्य पेड़ पौधे में ही जीव होता है, पेड़ पौधे में भी प्राण तत्व होता है। तो जिस तरह उस पक्षी को गला मरोड़ते वक्त मरने के पहले कष्ट होता है, उसी तरह का कष्ट तुम दे रहे हो जब तुम किसी पेड़ पौधे के प्रति, वृक्ष के प्रति ऐसा व्यवहार काटते हो या उसका संवर्धन होने में बाधक। तो बंधुओं, इस तरह से साहित्य में और ऋषि मुनियों ने जो हमारे विधाता रहे हैं, जो हमारे हर कर्मों के संधाता रहे हैं, उन सब लोगों ने इस ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। क्योंकि हम लोग उस ओर से विमुख होते जा रहे हैं। क्रमशः वह सभ्यता जो हमें विषाक्त बना रही है, उस सभ्यता के कारण ही हम इस नरक की ओर चले जा रहे हैं। और आज हमारे यहाँ पेड़ पौधे के लिए पूजा का विधान पूजनीय है, पेड़ पौधे पूजनीय हैं। हमारे यहाँ कितने पेड़ पौधे हम समझते हैं कि शायद ही कोई पेड़ पौधा हो जिसकी पूजा किसी न किसी धर्म में, किसी न किसी संप्रदाय में नहीं होती हो। कहीं हम पीपल की पूजा करते हैं, कोई वट वृक्ष की पूजा करता है, कोई पलाश की पूजा करता है, कोई पीपल की पूजा करता है। तो क्यों पूजा करने का विधान क्यों लगा? इसलिए किया गया कि धर्म के माध्यम से आपके मन में कम से कम यह जागृत है, भाव तो जागृत हो कि हमारा यह कर्तव्य बनता है, हमारा जीवन का कर्तव्य बनता है। बंधुओं, आज कुमार नारायण जी ने जो काम किया है उसके लिए इन्हें जितना भी धन्यवाद दिया जाए बहुत 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 कम है। और इस संस्था के प्रति हम लोग आम नागरिकों की ओर से, अपनी सभी ओर से हम लोगों को एक तरह से आभार व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। अभी एक पुस्तक पुस्तिका का लोकार्पण हुआ, व्यायाम के विविध आयाम। इस पुस्तक को मुझे देखने का मौका मिला है। जो सब कोई जानते हैं, योग जो है प्राणायाम उसकी एक विधि है, लेकिन योग जो है वो प्रभु से मिलने का एक मार्ग है, ईश्वर से मिलने का मार्ग है। लोग कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि हम जो है परमात्मा के रूप में रहते हैं हर आदमी के जीव में। हर आदमी के जीव में परमात्मा कैसा रहते हैं, और परमात्मा जो है वो हमारा मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक होता है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य का प्राणी जो है, तो परमात्मा अपने पूर्ण अंश को प्राप्त करने के लिए बराबर व्यग्र रहता है। तो उसी को प्राप्त करने के लिए योग एक विधि बताई गई है। दो बातें। पहली बात तो हम लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पूरी बात हो चुकी है, उसमें ऐड करना मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी। मात्र इतना आप समझ लें कि ये जो हमारी गर्मी बढ़ रही है, लोगों का ऐसा ख्याल है कि अगले 40 सालों में या 45 सालों में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री बढ़ जाएगा। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री बढ़ जाएगा। और अगर पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री बढ़ जाता है तो जो हमारे नॉर्थ पोल हैं और साउथ पोल हैं, जो बर्फ़ को इकट्ठा करके रखते हैं, वो सारी बर्फ़ पिघलने लगेगी। नतीजा ये होगा कि इस विश्व का 1/3 हिस्सा पानी में डूब जाएगा, और उस 1/3 हिस्से में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, जितने हमारे आइलैंड्स हैं, वो सब डूब जाएंगे। हमारे जो किनारे के बड़े बड़े शहर हैं, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, ये डूब जाएंगे। तो इस तरह से पूरे विश्व में आप कल्पना करें
कि कितना नुकसान होगा, कितने लोग मरेंगे, मारे जाएंगे, भागेंगे, तो कहानी होगी कि हिम गिर के उत्तुंग शिखर पर आप बैठ जाएंगे। जयशंकर की कविता के जो हमारे मनु महाराज हैं, उस समय भी एक ऐसे ही प्रलय आया था, शायद ऐसे ही पर्यावरण का संकट रहा होगा कि उनको पहाड़ पर जा कर के बैठना पड़ा। तो आप पहाड़ पर बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे बचेंगे, ये फिर भगवान ही जानता है। तो हमको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपनी कब्र खोद रहे हैं, और खोद रहे हैं तो ठीक है, उसका भुगतेंगे हम आगे चल के। बात कही गई कि भाई देखिए, अभी हमारे सामने कायदे से, वैज्ञानिक तरीके से अगर हमको पर्यावरण को बचाना है, अपनी पृथ्वी को बचाना है, तो गैसेज उत्सर्जन, ये सब चीज़ें डिटेल में हम नहीं जाते हैं, तो 33% भूभाग में कम से कम वृक्ष होना चाहिए। पृथ्वी का 33% हिस्सा वो वृक्ष से आच्छादित होना चाहिए। अब भारत में किसी समय 33% क्या, 55%, 60% एरिया जाता हो वृक्ष से आच्छादित था। अभी पूरे भारत में जो वृक्ष से आच्छादित एरिया मैक्सिमम 20%, 21% है, वो भी बुश वगैरह सब ले करके। बिहार जैसे स्टेट में सिर्फ मात्र 12% है। तो आप कैसे बचाएंगे, ये बड़ा आप सोच रहे हैं कि 12% पर और 18% पर कैसे बचाएंगे, जबकि आपको 33% होना चाहिए। तो ये एक संकल्प, आप एक अगर छोटा सा संकल्प लें। अभी बात हुई पेड़ पौधे देखिए, बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, पेड़ पौधा लगाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कितने लोग वृक्ष लगा रहे हैं हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर एक ही संकल्प हर एक आदमी ले ले, हम एक वृक्ष लगाएंगे, ज़्यादा वृक्ष आप मत लगाओ, लगा भी नहीं सकते हो शायद। अगर आप एक वृक्ष लगाते हैं, कोई भी वृक्ष लगाते हैं, और उसको अगर संपोषित करते हैं, तो आपके पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगी। हमारी आबादी अभी 140 करोड़ हो गई है, तो हम बच्चों से तो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कम से कम 80 करोड़ लोगों से, 75 करोड़ लोगों से भी अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वृक्ष लगाएं, तो आप हर साल 75-80 करोड़ वृक्ष। लेकिन वृक्ष लगाना अपने आप में बड़ा आसान काम है। यहाँ देख रहे हैं बहुत से लोग लेके घूम रहे हैं, अभी कुछ उसका वृक्षारोपण कर दिया जाएगा। कठिन काम है उसको बचाना, सबसे कठिन काम। क्यों वृक्ष हमारे गायब हो गए? पाटलिपुत्र कॉलोनी में तो सबसे अधिक वृक्ष थे। जब यहाँ कलेक्टर पटना थे, हम आपको 74, 75, 76, तो ये सारा सड़कों पर बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े, यहाँ इतनी हरियाली थी, इतना घनत्व था वृक्षों का, सब आज गायब है। क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने काट लिया, धीरे धीरे लोगों ने बकरी, गाय, बैल, भैंस ने उसको चर लिया। हम जहाँ पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहते हैं, हमारे सामने भी एक ऐसे मैदान है। पिछले 20 वर्षों में उसमें हमने कम से कम 500-600 पेड़ लगाने की कोशिश की। अब उसमें से मात्र 20 या 25 पेड़ बचे हुए हैं। क्योंकि जब हम नीम का पेड़ लगाते थे तो छोटे ही पर उसको लगा के फुनगी, क्या भाई हम डायबिटीज के बीमार हैं तोड़ के खा रहे हैं, क्या भाई हम थोड़ा बड़ा हुआ दातून के लिए तोड़ रहे हैं। एक भी नीम का वृक्ष नहीं बचा, सब दातून के नाम पर, डायबिटीज में फुनगी खाने के नाम पर, चेचक में किसमें हवा देने के नाम पर खत्म। अगर आम का पेड़ लगाइएगा, मान लीजिए कभी नहीं बचेगा, उसका लोग मत लगाइए। 6-7 साल के बाद ही में वो मैन हाइट गेन करेगा, मतलब 8 फीट या 10 फीट का हो जाएगा, तो बकरी से शायद थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा, गाय बैल से शायद थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन आदमी से फिर भी सुरक्षित नहीं। पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली सभी 45 मिनट एक्सरसाइज कर पाएँ, तो आप सेलेक्ट कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी एक्सरसाइज करें, उसमें से आप सेलेक्ट करें। मेरे ख्याल से हम लोग तो जैसे 80 के या ये तो 94, 95 भी 83-84 साल के हो रहे हैं, तो हमारी एज के लिए कुछ अलग एक्सरसाइजेज होंगी। ये बच्चे कुछ बैठे थे, उनको कुछ अलग होगी। आप लोग जो मिडिल एज के हैं उनके लिए कुछ अलग एक्सरसाइज होगी। लेकिन इसमें से आप चयन कर सकते हैं कि हम भाई सब तो नहीं कर सकते हैं, जो कर सकें वही आप कीजिए। लेकिन 3-4 एक्सरसाइज है, 2-3 चीज़ बस खत्म। 2-3 एक्सरसाइज करना हर एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है। एक तो गर्दन की एक्सरसाइज करना, एक कमर की एक्सरसाइज करना, एक पैर की एक्सरसाइज करना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं गर्दन की, तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस होना श्योर है। गर्दन का दर्द आपको होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। खासतौर से अगर आप 50 साल के हो गए हैं, 45 साल से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको गर्दन का दर्द होना ही है। बड़ी साधारण सी एक्सरसाइज है, 3-4 एक्सरसाइज हैं गर्दन की, उसको आप कर लीजिए।
तो आप गर्दन के दर्द से बच जाएंगे। आगे पीछे आगे बाएं गोल घुमा लीजिए, आप स्पॉन्डिलाइटिस रोग से बच जाएंगे। और स्पॉन्डिलाइटिस रोग देखने में बड़ा छोटा है, बड़ा घटिया। अगर आपके गर्दन में दर्द हो तो ना आप चल पाइएगा, ना आप लिख पाइएगा, ना आप बैठ पाइएगा, ना आप ठीक से बोल पाइएगा। वर्ष क्या होगा कि आपके शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप गिर जाइएगा, चलिएगा तो गिर जाइएगा। तो गर्दन प्लीज अपनी ठीक रखिए। वो इसमें बड़ी एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइज दी हुई है। खाली एक छोटा सा हमारी तरफ से सजेशन, इसमें लिखा हुआ है कि हर एक्सरसाइज आप 8 बार कीजिए। ये 8 फिगर कहाँ से आया हम नहीं जानते हैं, लेकिन 8 कीजिए। मेरे ख्याल से जो साइंस कहता है वो 9 बार कीजिए। नहीं, छोड़ दिए प्लीज। तो आप 8 कीजिए, 9 कीजिए, बहुत रेलेवेंट नहीं है। 9 शायद इसलिए कहा गया है कि 9 एक बड़ा पवित्र नंबर है। अब 9 के बारे में कहें तो घंटों चर्चा करनी पड़ेगी। तो आप अपने गर्दन को ऐसे ऐसे मालिश कर रहे हैं, तो 8 नहीं भाई, एक बार और करिए, 8 ही बार कीजिए, लेकिन कीजिए प्लीज। उसी तरह से कमर की एक्सरसाइज है, वो अगेन जो 60 साल के हो रहे हैं, 60 साल से ऊपर के हो रहे हैं, अगर आपकी कमर लचीली नहीं होगी और 45, 47, 50 के बाद में आपकी कमर लचीली नहीं रह जाएगी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आप अगर घूमेंगे, नहीं चलेंगे, तो आपकी कमर का लचीलापन खत्म हो जाएगा। उसके अलावे 45-50 के बाद में 50% लोगों को स्लिप डिस्क होना ही है। आपको पता हो, आपको नहीं पता हो, आपको स्लिप डिस्क हो चुका होगा या होगा, जिसकी वजह से आपके कमर में कुछ न कुछ दर्द होना शुरू हो जाएगा। उससे आप अगर बचना चाहते हैं तो कमर की भी इसमें एक्सरसाइजेज लिखी हुई हैं, और वो बड़ी अच्छी एक्सरसाइजें लिखी हुई हैं। उसको भी भाई 3 ही 4 एक्सरसाइज हैं, तो वो उसको भी आप कर लें। फिर पाँव में अगर पाँव की एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें एक वेरिकोज वेन्स होता है, मकड़ जाल। वो आपकी नसें जो हैं नीली नीली करके ऐसे ऐसे मकड़ जाल जैसे निकल आएंगी। आपका घुटना खराब हो जाएगा, आप चल नहीं पाइएगा, बैठ नहीं पाइएगा, उठ नहीं पाइएगा। तो या तो जाके अपना रिप्लेसमेंट करवाइए, जाइए डॉक्टर को 5-6 लाख रुपया दीजिए, तो आपका घुटना काट के टाइटेनियम का घुटना लगा देगा। या फिर बचाइए तो 2 ही 3-4 एक्सरसाइज हैं। अब मेरे लिए कहना ठीक नहीं है, लेकिन 3-4 एक्सरसाइज करने में कुल आपको 8 से 9 मिनट लगेगा। तो 45 मिनट की एक्सरसाइज घटा के आप 9 मिनट पर 10 मिनट पर ले आ सकते हैं। अगर आप 9-10 मिनट की एक्सरसाइज कर लें, रेस्ट एश्योर। देखिए मेरे सब दीदी बैठे हुए हैं, ये तो 94-95 साल के हो गए, लेकिन आपको 80 साल तक कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़े आराम से आप 80-85 साल तक घुटना में आपको दर्द नहीं होगा, कमर आपकी लचीली बनी रही, गर्दन आपका। और कमर अगर आपकी लचीली नहीं रही तो मान लीजिए साइंटिफिकली प्रूव है, आप नहीं चल सकते हैं। जब आप चलेंगे 1 मिनट में आप गिरेंगे, जरा सा भी सरफेस अनसरफेस होगा, गिरे। क्योंकि आपके बॉडी की बैलेंसिंग आपकी स्पाइन करती है, स्पाइन गर्दन से लेकर के कमर तक। अगर ये लचीली होने के नाते जब हम गड्ढे में ऐसे ऐसे चलते हैं तो हमको गिरने से बचा लेते हैं। जहाँ ये रिजिड हुई, गिरे, टांग टूटी, सर फटा, हॉस्पिटलाइजेशन शुरू। ज़्यादा गिरे, हेमरेज, आप सुनते होंगे कुछ आदमी को हेमरेज हो गया, कहाँ बाथरूम में गिरा, कहाँ किचन में गिरा, कहाँ बरांडे में गिरा, वो आपको होना ही है। तो प्लीज़ 8-9 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, एक पेड़ लगाइए, उसकी 7 साल तक रक्षा कीजिए, बहुत कुछ बच जाएगा। धन्यवाद। तो कम से कम 10-45 कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा आपका आशीर्वचन। अरे भाई लेकिन कुछ तो कीजिए। जी सर, जी कहाँ लगाना है इसको भाई? हैं? अभी केवल लिया जाए सर। तालियों के साथ गड़गड़ाहट होना चाहिए कि अब हम विनोद जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। बड़ा पौधा वो दीजिए नीम का, ये धन्यवाद सर, तालियों की गड़गड़ाहट। हुआ करता था, इसको धीरे धीरे करके हमने 2008 में स्टार्ट किया। आपको साधुवाद, धन्यवाद, 2008 से हमने इसको स्टेप देते 30 स्टेप तक लाए हैं। और यहाँ जितनी प्लांटेशन है
प्लांटेशन सब लगवाए हैं हम, लेकिन इसको सप्लाई हमारे मित्र उदय शंकर जी ने हमको दिया है बॉटनिस्ट बन के। ये हमको देते गए, हम लगाते गए और धीरे धीरे करके इस बार को हमने काफ़ी अच्छे ढंग से डेवलप किया है। अब हमसे फिजिकली नहीं हो पा रहा था, तो अभी पिछले साल हम लोगों ने वन विभाग के ये को दे दिया है।